नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन फ्यूल में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम की सीरीज का दूसरा पेपर, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। इसको आप पढ़िए और अपने पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है उनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो आप मन लगाकर पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश कौन सा है? तो जो न्यूनतम आवेश होता है उसे बोलते हैं हम 1 कूलाम। सबसे छोटा जो आवेश होता है उसे हम 1 कूलाम कहते हैं। न्यूनतम आवेश को ही हम एक नाम से और जानते हैं, मूल आवेश। इस मूल आवेश का मान यहाँ होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। C यहाँ कूलाम को डिनोट करता है, जो कि मूल आवेश की इकाई है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, C = 4πε0r। यहाँ r C के डायरेक्ट समानुपाती है। इसका मतलब है कि त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता का मान भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? यहाँ याद रखेंगे R डायरेक्ट समानुपाती होता है L² के। अगर हम इस L की जगह पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9। यानी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र से मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलाम। अगला है, फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात होता है। फ्लक्स बंधता, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाई बराबर हमारा आंसर आता है Li। तो अगर L का मान निकालेंगे तो ऊपर आएगा F, नीचे आएगा L। तो F का मतलब है, पाई का मतलब है फ्लक्स, और I का मतलब है धारा। तो इन दोनों से L निकलता है। यहाँ L को कहते हैं हम लोग स्वप्रेरकत्व। क्योंकि यहाँ स्वप्रेरकत्व ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकत्व। अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 माइक्रोफैरड, यहाँ माइक्रो है, 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता बताइए। तुल्य धारिता के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/C1, 1/C2, 1/C3। अगर यहाँ हम सब की जगह पर 6 को रख देते हैं तो आंसर आएगा 3/6। कट के आएंगे 2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ C डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। यानी जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 2 माइक्रोफैरड। इसका एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं कि C श्रेणी में जो आंसर आता है वो आता है टोटल C/2। अगर सभी संधारित्र समान हैं तो इससे भी हम अपना आंसर
निकाल सकते हैं। अगला है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर धारा का मान बताइए। तो धारा का मान कम हो जाता है, याद रखेंगे। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है तथा धारा का मान हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, इसको कहते हैं लॉरेंज बल। अगला है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यहां याद रखेंगे, अगर वोल्ट मीटर लिखा आता है तो हम लोग यहां आंसर लगाएंगे अनंत। अगला है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। प्रति से हमें याद रखना है उल्टा, उल्टा यानी प्लस का उल्टा ऋण है, तो यहां जो प्रवृत्ति होगी वो होगी ऋणात्मक। अब अपना अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ियां एक तरफ आ दिया है, एक तरफ बा, इनमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है धारा घनत्व, यहाँ इकाइयां दी हैं, इन इकाइयों को और विमीय सूत्र को हमें सही क्रम में लगाना है। धारा घनत्व की जो इकाई होती है वो होती है ऑप्शन नंबर जी, यानी पहले का आंसर हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का विमीय सूत्र ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला वाला। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर ई में तीसरा। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता के जो लिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हम ऑप्शन नंबर चौथे का आंसर। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वें नंबर के लिए। और यहां बच जाता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम लोग लगाएंगे सी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टी स्टैंड फॉर टेस्ला, टी का मतलब यहाँ टेस्ला है। एक बार और समझते हैं। धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आंतरिक प्रतिरोध के लिए विमीय सूत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें चुंबकीय चुंबकशीलता के लिए तो चुंबकशीलता के लिए होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। विद्युत वाहक बल के लिए ऑप्शन नंबर 5 बी रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए रहेगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां दिया गया है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। आदर्श मीटर या आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। न्यूनतम संभव आवेश का मान, इसको भी हम अभी पढ़ चुके हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक के एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण सदिश। इसको हम लोग कहेंगे ध्रुवण सदिश। अगर इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें, इसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो इसका मात्रक होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। इसको याद रखेंगे, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है।
पांचवें नंबर का क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? अगर हम फर्स्ट नियम की बात करते हैं तो उसके लिए लगाएंगे आवेश संरक्षण, और अगर यहाँ द्वितीय नियम पूछा जाता है तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग ऊर्जा संरक्षण। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। विद्युत आवेश अदिश राशि है, बिल्कुल सही, विद्युत आवेश अदिश राशि है। धारा घनत्व अदिश राशि है, नहीं, धारा घनत्व हमेशा सदिश राशि होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, बिल्कुल सही, बल एक समान विद्युत क्षेत्र में शून्य लगता है। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है, असत, इसकी जो चाल होती है वो तापीय चाल से कम होती है। परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही, ये मैक्सवेल के नियमों में से है। चैप्टर 8 में मैक्सवेल के नियम है, ये नियम, उनमें से यह प्रथम नियम है कि परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सत्य होगा। यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 8 पिको कूलम ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ Q की वैल्यू दी है 80 पिको कूलम। पिको के लिए हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻12 कूलम, और इलेक्ट्रॉन E की जो वैल्यू रहेगी 1.6 × 10⁻⁻19। N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हम यहाँ क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वांटीकरण कहता है Q = NE। यहाँ Q की वैल्यू पुट करेंगे 80 × 10⁻⁻12। N हमें निकालना है, यहाँ लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे 80 × 10⁻⁻12, यहाँ लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 और आ जाएगा। 16 की टेबल से काटेंगे 5 टाइम, और यहाँ आएंगे 50 × 10⁻7। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें संभव होंगे। तो 80 पिको कूलम ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 50 × 10⁻7। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। तो यहाँ आंसर है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, दूसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। अगर हम इसके अंदर परावैद्युत भर देंगे तो धारिता अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीसरा, आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक रख देने पर धारिता बढ़ जाती है। आवेशित चालक के पास कोई चालक रखेंगे जिससे विभव में कमी आएगी, और विभव में जब कमी आएगी तो उसकी जो धारिता होगी वो अपने आप बढ़ जाती है। अब यहाँ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी पदार्थ के चुंबकन की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। यहाँ विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में किसी चुंबकीय पदार्थ में मौजूद स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन अथवा चुंबकीय द्रवण कहते हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। यानी
यहाँ कहा गया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकन या चुंबकीय ध्रुवण। इसकी अगर इकाई हम देखें तो इसकी इकाई होगी हमारे पास एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहां चलते हैं अगले पर। यहां लिखा है स्थिर विद्युत परिरक्षण को परिभाषित कीजिए। तो यहां लिखा है, इसका उत्तर है स्थिर विद्युत परिरक्षण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाया जाता है, यानी बाहर का कोई अंदर प्रभाव ना पड़ सके। यह एक खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र को शून्य करके प्राप्त किया जाता है। यानी विद्युत खोखले चालक के अंदर हम विद्युत क्षेत्र कितना कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, जिससे बाहरी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अंदर मौजूद वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, अगर कार के ऊपर एक कार है, इस कार के ऊपर बिजली गिरती है, तो यदि कार के शीशे, गेट सब बंद रहेंगे तो हम यहाँ बिजली जो गिरेगी उसके प्रभाव से हम यहाँ बच सकते हैं। या ऐसा भी बोला जाता है कि अगर एक व्यक्ति को पिंजरे के अंदर पैक कर दो, यहाँ एक पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर एक व्यक्ति मौजूद है, अगर यहाँ करंट लगाया जाता है तो करंट इसके सरफेस पर रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या विद्युत परिरक्षण कहते हैं। यहां दिया गया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक आवेशित कण की ऊर्जा है जो विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होती है। 11th में भी पढ़ चुके हैं, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ही हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यह ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो किसी बाहरी बल द्वारा उस आवेश को अनंत से उस स्थिति तक लाने में किया जाता है, जबकि अन्य आवेशों को स्थिर रखा जाता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, यह किसी आवेशित वस्तु की स्थिति से संबंधित ऊर्जा है जो उसे विद्युत क्षेत्र में गतिमान करने में क्षमता प्रदान करती है। इसके लिए हम कहने का मतलब है, यहाँ अनंत पर कोई आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन B डॉट dl इक्वल टू 0। किसी भी, दोबारा से समझने के प्रयास करते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी अगर बंद पृष्ठ है तो उससे कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। कहने का मतलब है उससे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अगला है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल 0.20 ओम, यहाँ ओम मिस्टेक नहीं लिखा है, ओम आंतरिक प्रतिरोध से अधिकतम धारा ली जा सकती है। हमें यहाँ अधिकतम धारा निकालना है। यहाँ दिया क्या है, विद्युत वाहक बल यानी EMF 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r 0.20 ओम। हमें निकालना है मैक्सिमम करंट।
मैक्सिमम करंट के केस में जो सूत्र होता है वो डायरेक्ट होता है E/R। ई की वैल्यू है 12, यहाँ रखेंगे 0.20, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 12 को काटेंगे 6 बार, तो आई मैक्स यानी मैक्सिमम करंट जो रहेगा वो रहेगा 60 एम्पियर, यानी 60 एम्पियर। यही इसका क्या है, सही आंसर होगा। अगला है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल 0.2 एम्पियर 7.4 प्रतिरोध वाले 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है ईएमएफ की वैल्यू है 2 वोल्ट, यहाँ सॉरी बाई मिस्टेक है, यहाँ बैटरी से विद्युत वाहक बल नहीं, यहाँ हमें निकालना है धारा ज्ञात कीजिए। ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें 0.2 ओम, और अगर बाहरी प्रतिरोध की बात करें तो 7.4 ओम। इन सभी को मिलाकर एन यानी सेलों की संख्या कितनी है, 3 से है, और ए जुड़े हैं अपने श्रेणी क्रम में। तो इसको हम जब फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम के लिए, धारा का फॉर्मूला होगा NE/NR प्लस कैपिटल R। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 0.2 प्लस 7.4। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आएगा 0.6 और यहाँ आएगा 7 प्लस। अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ आएगा 8, काटेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75 एम्पियर। तो हमें यहाँ जो धारा प्राप्त होगी वो होगी 0.75 एम्पियर, और यही इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के 4 तरीके हैं। इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है NAB/K। धारा सुग्राह्यता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसको हम याद रखेंगे, फेरों की संख्या बढ़ाकर, दूसरा कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। के यानी निलंबर तार की स्प्रिंग मरोड़ नियतांक और ऐंठन नियतांक के का मान कम करके। तो इसको कम करके हम धारामापी की सुग्राह्यता बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। फिर से देखते हैं, फेरों की संख्या को बढ़ाकर, दूसरा क्षेत्रफल को बढ़ाकर, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, और चौथा है निलंबन तार या इस की मरोड़ नियतांक और ऐंठन नियतांक का मान को कम करके। इस प्रकार से हम धारामापी की सुग्राह्यता बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया है 15 मीटर लंबे यानी लंबाई दी है 6.0 गुणा 10⁷ मीटर स्क्वायर एक समान अनुप्रस्थ तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5 ओम, यहाँ कितना होना चाहिए, 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लंबाई इसकी है 15 मीटर और क्षेत्रफल है 6.0 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। R बराबर 5 ओम।
हमें यहाँ निकालना है प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रो का फॉर्मूला आएगा RA/L। वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू है 5 × 6 × 10⁻7। L की वैल्यू है 15। 5 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 2 बार, तो हमारी जो रो आएगी वो आएगी 2 × 10⁷ ओम मीटर। यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सवाल आपको सही समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है किसी विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव से नगण्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कक्ष ताप यानी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 75.3 ओम पाया जाता है। जब इस टोस्टर को 230 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो कुछ सेकंड में 2.68 एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है। तो ताप ज्ञात कीजिए यदि प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 1.70 × 10⁴ कितना है। तो यहाँ क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे R2। R का जो फार्मूला होगा V/I। V/I, V की वैल्यू है 230 और इसकी वैल्यू है 2.68। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 85.8 ओम। अब हम अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा का फॉर्मूला होता है R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यह हमें निकालना है T2 - T1 R2 - R1 इंटू R1 और अल्फा। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो T2 - T1 की जो वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ R2 की वैल्यू निकाली हमने 85.8 माइनस इसकी वैल्यू है 75.3। यहाँ वैल्यू रखेंगे 75.3 इंटू 1.70 10⁻⁻4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे T2 - 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 820। इस 27 अप्रॉक्स रहेगा, इस 27 को हम इस तरफ लाएंगे 820 + 27, तो T2 की वैल्यू आएगी 847 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 847 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से इसको देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। यहाँ हमें R1 तो दिया है लेकिन R2 नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे R1 को। V की वैल्यू हमें दी है, I की वैल्यू दी है। इन दोनों से हमें जो R2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 85.8 ओम। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर 847 डिग्री सेल्सियस बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ बायो-सेवर्ट के नियम का डायग्राम है। XY एक चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने यहाँ एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश की लंबाई कितनी है, B है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने ले ली R और एंगल बना लिया थीटा। अब यहाँ से शुरू करते हैं।
बायो सेवर्ट के नियम अनुसार किसी धारावाही अल्पांश dl के कारण वायु या निर्वात में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो dv समानुपाती I। दूसरा, अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है, यानी dv समानुपाती vn। अल्पांश dl तथा r के बीच की ज्या का मतलब है साइन के समानुपाती होता है, इसको आगे लिखा है, यानी dv समानुपाती साइन थीटा। चौथा है, अल्पांश से अभिष्ट बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब है dv व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। चारों समीकरणों को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इन चारों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा dv समानुपाती I dl साइन थीटा बटे में r स्क्वायर। समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के। इस के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति, धारा अवयव एवं बिंदु P के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसा पद्धति में जो के का मान होता है μ0/4 पाई और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इस के की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा dv बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस समीकरण को लाप्लास का नियम भी कहते हैं, यानी यहाँ जो समीकरण हमें मिली है इसे हम लोग लाप्लास के नियम से भी जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में था कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, तो हम इसको परिभाषित करते हैं कि 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर हम यहाँ इसको समझने के लिए इसको ऐसे लिख दें कि I की वैल्यू हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, dl को हम 1 मीटर ले लें, r की वैल्यू 1 मीटर। इसका मतलब है अल्पांश, इसका मतलब है त्रिज्या, तो यहीं लिखा है। तो जो I यहाँ जो तीव्रता होगी वो होगी 10⁻⁻7 टेस्ला की, तो धारा का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ इसको ही हम देख के यहाँ अपनी परिभाषा बना सकते हैं कि 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तो ऐसी धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी धारावाही परिनालिका के अंतः भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए एवं यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम एक परिनालिका बना लेते हैं। तो यह एक परिनालिका हो गई। इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है। यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अब हम एक नया कलर लेते हैं, फिर इसमें एक अल्पांश ले लेते हैं। हमने अल्पांश को ले लिया P Q R S, इसमें दशाबद्ध दे दी। यहाँ इसकी PQ की लंबाई हम कितनी मान लेते हैं 1, तो इसमें हम लगाएंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम
से हम जानते हैं। एम्पियर का नियम कहता है पी क्यू आर एफ इक्वल टू बी बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कुल धारा। यहाँ जो धारा होती है वो होती है कुल धारा। अब यहाँ हम कुछ मान लेते हैं। माना परिनालिका में प्रवाहित धारा आई तथा फेरों की संख्या कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? कुल धारा हम थोड़ी बाद में निकालेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको हम खंडशः समाकलन से तोड़ेंगे। पहले चलेंगे हम पी से क्यू, बी डी एल कॉस। अब यहाँ बी और डी एल के बीच पी से क्यू में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। फिर हम चलेंगे क्यू से आर, यहाँ बी डी एल कॉस। यहाँ जो एंगल मिलता है हमें 90 डिग्री मिलता है। अगला प्लस आर से अब चलेंगे एस की तरफ, बी डी एल, यहाँ कॉस मिलता है 180 डिग्री। आगे चलते हैं एस से पी और हमें यहाँ मिलता है बी डी एल कॉस 90 डिग्री बराबर म्यू 0 कुल धारा। तो यहाँ हमें पता है कि कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इसलिए हमारे पास आर से एस बी डी एल कॉस 180, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से हमारी 3 वैल्यू 0 हो जाती है। हमारे पास केवल बचेगा पी से क्यू, बी डी एल और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर म्यू 0 इंटू कुल धारा। तो यहाँ हम अचर राशि को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पी से क्यू तक, डी एल बराबर म्यू 0 इंटू कुल धारा। यहाँ बी से पी से क्यू तक की जो डी एल का समाकलन है वो आएगा एल, यहाँ आएगा म्यू 0 इंटू कुल धारा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करेंगे कुल धारा। तो हम यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली कुल धारा। तो हम इसको लिखेंगे टोटल फेरों की संख्या n है, हर एक फेरे में जाएगी और कितनी धारा जाएगी? I। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, यहाँ जब मान रखेंगे तो हमें मिलेगा बी इंटू एल इक्वल टू म्यू 0 एन आई। अब इस एल को हम अपॉन में लाएंगे और यहाँ आएगा एल। तो यही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर यहाँ देखें तो बी किन किन बातों पर निर्भर करती है? म्यू पर, एन पर, आई पर और एल पर। यही अभीष्ट व्यंजक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर।
जो कि लास्ट है। यहाँ दिया गया है किसी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो यहां मान लेते हैं, माना किसी परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल तथा फेरों की संख्या कैपिटल एन है एवं इसके अनुप्रस्थ कार्ड का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जब परिनालिका में कैपिटल आई धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा यहाँ, B बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन एल। इसको हम अपनी समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ निकालना पड़ेगा हमें फ्लक्स, तो हम लिखेंगे परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई एम, इसको हम लिखेंगे एन बी ए। इसको दे देते हैं हम अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से बी का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसमें अपना मान रखेंगे तो B बराबर हमें मिलेगा एन ब्रैकेट में म्यू 0 एन आई अपॉन एल इंटू ए। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें फाई की वैल्यू मिलेगी एन स्क्वायर म्यू 0 ए आई अपॉन में एल। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। परंतु हम जानते हैं पाई एम बराबर हमारे पास आंसर आता है एल इंटू पाई। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एल आई इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू 0 ए आई अपॉन एल। यहाँ आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू निकल के आती है एन स्क्वायर म्यू 0 ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी स्वप्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इसके लिए हम एक कलर चेंज करते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर, इसको लिखते हैं। नंबर 1 फेरों की संख्या पर, नंबर 2 चुंबकशीलता पर, नंबर 3 कुंडली के या परिनालिका के
के क्षेत्रफल पर। और चौथी चीज है परिनालिका की लंबाई पर। इन 4 चीजों पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करेगा। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी मिल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।